हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये है वीडियो नंबर 2 फॉर क्लास 12 जो सीबीएसई ने जो मार्क्स पॉलिसी आपके लिए एडवाइस करी है, कैसे कैसे हमें आपको क्लास 10th के 11th के 12th के बेस पे एसेस करेंगे फाइनल रिजल्ट आपका। तो वो जो सीबीएसई ने 17 पेजेस का डॉक्यूमेंट दिया है, पेज फर्स्ट 10 जो है उसके ऊपर हमने वीडियो आपको दे दिया है। और अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो उसका वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसमें 6 पॉइंट्स में मैंने पहले 10 पेजेस को कवर कर लिया है। अब है जो पेज 11 से जो हमारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या क्या वो हमें मेंटेन करने हैं, वो इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। आगे चलने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इन केस अगर आपने हमारा ये चैनल अकाउंट्स गुरु नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, बिकॉज उससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए देखते हैं क्या है डॉक्यूमेंट्स जो हमें मेंटेन करने हैं। सबसे पहले यह है एनेक्शन नंबर 1। इसमें रूल्स मेंशन है, जो हमारी कमेटी, जो 5 मेंबर्स की कमेटी है, क्या क्या उनके रूल्स रहेंगे अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल, अलॉन्ग विद द 2 एक्सटर्नल टीचर्स एंड जो 2 हमारे इंटरनल टीचर्स होंगे। क्या इन पांचों जो पर्सन्स के रूल रहेंगे वो डिस्कस करेंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और किन किन बातों का ध्यान रखना है वाइल प्रिपेयरिंग द रिजल्ट। तो सबसे पहले कैसे कंस्टिट्यूट करनी है वो मैं आपको वीडियो 1 में भी बताया था कि हमारे 5 मेंबर्स रहेंगे, उनमें से एक प्रिंसिपल रहेंगे जो चेयरपर्सन रहेगा रिजल्ट कमेटी का, और 2 सीनियर मोस्ट जो हमारे टीचर्स होंगे क्लास 2 के स्कूल के, और 2 कोई भी नेबरिंग स्कूल्स के आप ले सकते हैं। बट उन 2 टीचर्स जो एक्सटर्नल आप इनवाइट करेंगे, कुछ खास बातें हैं जो बड़ी ध्यान रखनी है। क्या? जो टीचर्स नेबरिंग स्कूल के हैं ये ध्यान रखिएगा कि वो सीबीएसई से एफिलिएट होना चाहिए स्कूल। पहला पॉइंट, कोई भी ऐसा इंटरचेंज ना हो कि आपने अपने 2 टीचर स्कूल एक्स में भेज दिए और वहाँ से वही 2 टीचर उनके भी अपने यहाँ ले लिए, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं बायसनेस हो जाती है रिजल्ट के अंदर। फाइन। टीचर्स शुड नॉट बी फ्री फ्रॉम द सेम मैनेजमेंट स्कूल्स। अगर एक ही मैनेजमेंट के 2 स्कूल हैं, ये मैंने 10th क्लास के लिए भी बताया था, सीबीएसई ने एडवाइस किया कि अगर 2 मैनेजमेंट के स्कूल से तो उसी एक दूसरे से इंटरचेंज ना करें। एंड स्कूल्स जो भी कोई मान लीजिए अब्रॉड में है, वो इंडियन एम्बेसी से भी स्कूल ले सकते हैं, टीचर्स ले सकते हैं, वहाँ से एम्प्लॉयज़ ले सकते हैं। एंड टीचर शुड नॉट बी फ्रॉम द स्कूल विद द प्रिंसिपल इज को ऑप्टेड मेंबर इन द मैनेजमेंट स्कूल कमेटी। यानी कोई ऐसे स्कूल में जहाँ आपका प्रिंसिपल खुद ही कोई एज अ मैनेजमेंट कमेटी में हो, स्कूल कमेटी में, वहाँ से भी प्लीज़ ना लीजिएगा। और एनी अदर रिलेशनशिप जहाँ आपको लगता है कि आप उसके अपने रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करवा सकते हैं, कोई भी ऐसा एक्सटर्नल पर्सन ना अपॉइंट कीजिए। एंड देयर इज नो क्राइटेरिया एज टू डिस्टेंस एक्सेट्रा फ्रॉम द स्कूल फ्रॉम विच द एक्सटर्नल मेंबर्स आर टू बी सिलेक्टेड। कोई क्राइटेरिया नहीं है, कहीं भी आप कितनी भी दूर से ले सकते हैं, बिकॉज इट्स एवरीथिंग इज ऑनलाइन। अब यहाँ बात जो कही है स्पेशल बात, वो 10th के अंदर थोड़ा सा वेगनेस था। क्या कि यहाँ पर अगर आपने 2 सब्जेक्ट टीचर्स ले लिए हैं सीनियर, मान लीजिए मैथ्स और अकाउंट्स के, और आपको लगता है बाकी के जो 3 सब्जेक्ट टीचर्स हैं उनकी भी तो बात माननी पड़ेगी, उनकी भी तो एडवाइस लेनी पड़ेगी, बिकॉज पूरे साल उन्होंने बच्चों को पढ़ाया है। इस केस में उनका नाम दिया गया है स्पेशल इन्वाइटी। यस, पूरे रिजल्ट के दौरान जब जब उनके सब्जेक्ट की बारी आएगी, जब जब उनके रिजल्ट के डिस्कशन की बारी आएगी कि कितने मार्क्स कितने बच्चे को देना है, वो जो स्लॉट आएगा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें भी फिलअप करते टाइम कितने 95 हैं, कितने 90s हैं, कितने डिस्टिंक्शंस हैं, उनको भी सलाह लेनी पड़ेगी। तो जो रिजल्ट कमेटी है, मैं ऑल्सो इन्वाइट अ टीचर, यहाँ पर उन स्पेशल इन्वाइटी को भी बुलाएंगे। और स्पेशल इन्वाइटी में एक IT का टीचर रहेगा, उसको भी रेम्यूनरेशन मिलेगा आपको कितना, जो 1500 फिक्स किया गया है, और एक्सटर्नल के लिए 2500। तो यहाँ पर जो IT है वो भी एक पर्सन बुला सकते हैं, और जितने भी सब्जेक्ट टीचर्स हैं उनकी भी एडवाइस आप ले सकते हैं जब आप रिजल्ट डिस्कस करेंगे। वार्ड ऑफ द कमेटी मेंबर शुड नॉट बी अपीयरिंग फ्रॉम द सेम स्कूल। अगर आपके पास कोई ऐसा लगता है टीचर है, सीनियर टीचर, जिनका वार्ड अपीयर कर रहा है, तो उसको प्लीज अवॉइड कीजिए, उनको ना लीजिएगा। सीबीएसई में ऑल्सो अपॉइंट एक्सटर्नल मेंबर इन दी कमेटी। अगर आप चाहेंगे तो सीबीएसई कोई अलग से एक्सटर्नल मेंबर भी अपॉइंट कर सकता है। देन है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कमेटी। क्या रोल्स रहेगा जो कमेटी अपॉइंट की जाएगी? सबसे पहले यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि आप बिल्कुल फेयर और अनबायस्ड रिजल्ट प्रिपेयर करेंगे। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है, यहाँ पे सब कुछ ऑनलाइन, जितने भी आप ऑनलाइन डिस्कशंस कर रहे हैं उन सबका आप रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। और यहाँ पर ऑल कमेटी मेंबर्स शुड फेमिलराइज देमसेल्फ विद द डिटेल्स ऑफ द पॉलिसी। एक दूसरे को पूरा पॉलिसी के रूल्स, सब चीज़ एक दूसरे को बता दीजिए। दे शुड ऑल्सो हैव अ डिस्कशन अमंग देमसेल्फ टू अराइव एट अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। यानी जो भी वो डिस्कस करें एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे बात करें। फाइन। देन चलते हैं अगले पॉइंट में। पॉइंट नंबर 4, वन कमेटी में डिस्कस विद अनदर कमेटी इन केस नीड अराइजेस टू क्लैरिफाई डाउट्स। आप 2 स्कूल्स की अगर अलग कमेटी है तो आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। वंस अ कमेटी इज वेल एक्वेंटेड विद द पॉलिसी, दे विल टेक द स्टॉक ऑफ द ग्राउंड रियलिटीज इन द स्कूल। यानी ऐसा नहीं है कि जो दूसरे स्कूल ने फॉलो किया है सेम आप फॉलो करें। आप अपनी सिचुएशन देखिए, आपके बच्चे किस बैकग्राउंड से आते हैं, क्या उनके पास इंटरनेट की एक्सेस था, क्या उनके पास इतने डिवाइसेस थे
अगर 2 ब्रदर सिस्टर हैं और सबके पास अपने अपने मोबाइल फ़ोन थे क्या? कई बार ऐसा नहीं होता, पॉसिबल नहीं है। तो आप अपनी ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से रिजल्ट बनाइएगा। कमेटी कैन मेक इट्स ओन शेड्यूल बेस्ड ऑन द शेड्यूल प्रोवाइडेड बाय सीबीएसई। सीबीएसई ने अपना एक शेड्यूल दिया है किस किस डेट तक आपको ये रिजल्ट बनाना है, बट आप उसके आगे पीछे अपना अलग से डेट कर सकते हैं। इन केस रिक्वायर्ड ओपिनियन ऑफ द अदर सब्जेक्ट टीचर्स में ऑल्सो भी ऑब्टेन्ड बाय द कमेटी। यस, यही हम बात कर रहे थे कि अदर सब्जेक्ट टीचर्स को भी आप सलाह कर सकते हैं। एवरीडे प्रोसीडिंग शुड बी रिकॉर्डेड इन रैशनल डॉक्यूमेंट। जो आरडी बनेगा 10th में भी आपने बनाया, तो मेरी ये सजेशन है कि जो 10th के टीचर्स थे उनको भी आप अनऑफिशियली, ये नहीं कोई मतलब उनसे हेल्प ले सकते हैं, यहाँ पर नहीं लिखा, बट क्योंकि वो बना चुके हैं, उनको एक्सपीरियंस है, दे कैन गाइड यू वेरी वेल हाउ टू प्रिपेयर दिस आरडी एंड हाउ टू सिलेक्ट द रेफरेंस ईयर। वो भी कमेटी विल कीप ऑल प्रोसीडिंग्स कॉन्फिडेंशियल, सारी की सारी कॉन्फिडेंशियल रहेगी। चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी विल प्रोवाइड नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो स्कूल में तो आप बुला नहीं रहे हैं, तो कैसे प्रोवाइड करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर? कहने का मतलब है ड्यू फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड एट होम ऑल्सो। कोई भी टीचर अगर रिक्वेस्ट करता है तो प्लीज़ डू प्रोवाइड, चाहे वो इंटरनेट की फैसिलिटी हो, कोई भी ऐसा शीट्स हो, नोटबुक हो, कॉपी हो, स्टेशनरी हो, you need to provide and assistance to the committee and make arrangement for correct uploading of the data. External committee members will also act as a public representative। जो बाहर से आ रहे हैं उनका भी दायित्व, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो पूरा फेयरनेस के साथ रिजल्ट बनाए, यानी कोई अनड्यू प्रैक्टिस होने ना दें। In nutshell, it is the sole responsibility of the committee to prepare a fair and unbiased result of the student. Therefore, committee is fully competent to take any justified decision in writing, looking into the ground reality. तो ऐसा नहीं है, सीबीएसई समझता है हर स्कूल की, हर स्टेट की, हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी अपनी इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से आप रिजल्ट बनाइए। बट वो मेंशन कर दीजिएगा कि क्या रीज़न रहा, उसको आरडी के अंदर जरूर मेंशन कीजिएगा। नाउ चेयरपर्सन की यानी आपके प्रिंसिपल की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, लगभग देखेंगे तो 10th के हिसाब से ही है कि सारे जो टीम है उनको आप अपडेट कीजिए, जितनी भी डिस्कशन है, जो 2 मेंबर्स हैं आप अपने सीनियर मोस्ट वो अपॉइंट कीजिए, और देखिए कि टाइम से सारा काम कंप्लीट हो, सारी जो इवेंट्स हैं, जितनी भी डिस्कशंस है वो बाकायदा रिकॉर्डेड हो और रैशनल डॉक्यूमेंट में मेंशन हो, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड कीजिए, और जो सर्टिफिकेट है एट द एंड ऑफ रेशनल डॉक्यूमेंट एक प्रोवाइड कीजिए कि हमने जो काम किया है वो पूरा फेयरनेस के साथ, पूरा जस्ट किया है, कोई भी हमने इसमें एम्बिग्यूटी नहीं छोड़ी है, सही रिजल्ट को अपलोड करने की जिम्मेदारी आपकी है। एंड यूज़ ऑल द इन्वॉल्व टीचर्स इन प्रिपेयरिंग द रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी 500 से भी टीचर्स या 6 हैं, सबको इन्वॉल्व कीजिएगा, सलाह लीजिएगा। एंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ द कमेटी। जो हमारे वेबिनार्स होंगे, जो हमारे एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं मिस्टर सीएम भारद्वाज जी, बीच बीच में काफ़ी वेबिनार्स लेते हैं, आपके एफयू को आंसर देते हैं, उसमें भी उनको पार्टिसिपेट करने की परमिशन दीजिएगा। एनी अदर रिक्वायरमेंट जो भी हो, जो कमेटी कहती है, आप उसको फिलफिल करेंगे। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द इंटरनल मेंबर्स। अब जो आपके खुद के स्कूल के 2 सीनियर टीचर्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सारी इंस्ट्रक्शन वो साफ साफ पढ़ें, जितने भी रिकॉर्ड हैं उनको इन डेप्थ पढ़ें स्टूडेंट के फेवर में, डिस्कस करें कंसर्न टीचर्स एंड बच्चे की परफॉर्मेंस को, रिकॉर्ड करें डे टू डे प्रोसीडिंग को रैशनल डॉक्यूमेंट के अंदर, और बहुत ही केयरफुल रहे कैलकुलेशन करते टाइम, बिकॉज मैनुअली अगर कैलकुलेशन होती है बाद में हम करेक्ट कर देते हैं। अगर स्कूल के एग्जामिनेशन हो, बच्चा लेके आके कह सकता है मैम टोटलिंग मिस्टेक है ये, बट इसके अंदर चांस नहीं मिलेगा बच्चे को। क्यों? कोई भी इसमें रीचेकिंग, रीटोटलिंग का कोई सवाल नहीं उठता, इसलिए आपको बहुत ध्यान से करना है। सो एंश्योर दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन्ड इन फेथ रिपोस्ट, जो विश्वास दिखाया सीबीएसई ने, आप उस पर खरे उतरें, और एनी अदर रिक्वायरमेंट जो भी हो, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है, उसको आप फुलफिल करें। तो ये था एक्सटर्नल, ये था इंटरनल मेंबर्स का, और सेम ही एक्सटर्नल का है। जो रूल इंटरनल के साथ थे ड्यूटीज़ वही आपकी है, और आप एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, तो अपने सुपरविजन में आप बहुत ध्यान से काम करवाएंगे। विल एक्टिवली पार्टिसिपेट, ये ना हो कि आप साइलेंट डमी बन के काम करें घर से और बोलें ठीक है आपको जो ठीक लगे आप कर लो, ऐसा नहीं। यू नीड टू बी एक्टिव मेंबर ऑफ दिस कमेटी। विल प्रोवाइड एक्टिव सपोर्ट इन कंप्लीटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एनी अदर रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट हो आप उसको फुलफिल करेंगे। आईटी जो टीचर है इसका रोल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर कुछ गड़बड़ हो गई मार्क्स अपलोड करने में तो सारी जिम्मेदारी शायद आप पे ना आ जाए, तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर उन्होंने सही रिजल्ट दिया है तो आपको अपलोड भी बिल्कुल ध्यान से करना पड़ेगा, और डेफिनेटली ये काम बहुत जिम्मेदारी का है। ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है इंटरनल कमेटी की वो आपकी रहेगी। इंश्योर करना है कि जो कैलकुलेशन है वो सही हो, इंश्योर करना है कि अपलोडिंग भी बिल्कुल सही हो, जो बोर्ड लिंक प्रोवाइड करेगा, और कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको दी जाएगी आपने उसको
अच्छे ढंग से निभानी है। जो स्पेशल इन्वाइटी होगा, सब्जेक्ट टीचर्स टीचिंग 12th विल बी नोन एज स्पेशल इन्वाइटी। ऊपर मैंने कहा था जो आईटी का बंदा है, जो कंप्यूटर्स का बंदा है, जो आप बुलाएंगे और उनको जो टीचर्स हैं उनको आप देंगे ड्यूटी, तो वैसे ही आप अपने सब्जेक्ट टीचर्स को भी आप बुला के आप उनकी सलाह ले सकते हैं। तो दे विल रीड एंड अंडरस्टैंड द पॉलिसी वेल, विल अंडरस्टैंड ग्राउंड रियलिटीज ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट, हेल्प द कमेटी मेंबर्स इन फाइनलाइजिंग द असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट, या फिर कोई और ड्यूटी आपको जो दी जाती है। अब रिजल्ट कैसे प्रिपेयर होगा? चेयरपर्सन डिस्कस करेगा अपने मेंबर्स के साथ सारी पॉलिसी, इवन द स्पेशल इन्वाइटी के साथ, और उसके बाद एक रोड मैप तैयार करेगा। उस रोड मैप के लिए भी आपको डेट मेंशन है, किस डेट तक आपको रोड मैप तैयार करना है। सब्जेक्ट वाइज वो डिस्कस करेगा सभी टीचर्स के साथ, और रिजल्ट फाइनल करेगा आफ्टर डिस्कसिंग इवन विद द स्पेशल इन्वाइटी, और फिर आईटी टीचर की हेल्प से मार्क्स को अपलोड कर दिया जाएगा। देन अब देखते हैं एनेक्सर 2। रेशनल डॉक्यूमेंट सेम वैसा ही है जैसे 10th में था, हमारा स्कूल का नेम, उसका स्कूल का कोड, एफिलिएशन नंबर, और यहाँ पर जो हमारे एग्ज़ाम जो हमने कंडक्ट किए हैं, जैसे हमने कहा 12th के केस में हमें अपने यूनिट टेस्ट, मिड टर्म या प्री बोर्ड है, कितने टेस्ट आपने लिए, कितने ड्यूरेशन के थे, कितने मार्क्स के थे, वो सब आप इसमें मेंशन करेंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पे देखेंगे रीजन फॉर वेटेज गिवन टू डिफरेंट टेस्ट। जैसे मैंने कहा सीबीएसई ने ऑप्शन दिया है कि आप जो भी 12th के सारे टेस्ट हुए उनको सबको अलग अलग वेटेज दे सकते हैं, या आप चाहते हैं सिर्फ प्री बोर्ड को ही लेना चाहते हैं तो उसका रीज़न लिखिए कि क्यों आप यूनिट टेस्ट का नहीं ले रहे, क्यों मिड टर्म का नहीं ले रहे। यू हैव टू पुट डाउन द रीज़न कि आपने किस एग्जाम को क्यों वेटेज ये पर्टिकुलर दिया, वो रीज़न आपको मेंशन करना पड़ेगा। और सीबीएसई लिबरल रहेगा, वो एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि जो आपको लगता है जो कि स्टूडेंट्स के फेवर में हो वो आप कीजिए। इन केस अगर स्टूडेंट ने किसी ने सारे एग्जाम नहीं लिए तो आपने क्या प्रोसीजर फॉलो किया उस बच्चे को मार्क्स देने का, वो भी आप इसके अंदर मेंशन करेंगे। देन in case school assessment does not meet the distribution marks and average provided by the board for a subject, this may be indicated and the procedure followed to align the marks may be indicated। अगर आपको लगता है कि आपने जो मार्क्स 10th के बेस पे, 11th के बेस पे, 12th के बेस पे सब कुछ करके एक फाइनल रिजल्ट निकाल लिया, बट वो जो आपने एवरेज निकाला वो ऑलरेडी जो स्कूल ने एक एवरेज ऑलरेडी रेफरेंस ईयर की निकाली है उससे मैच नहीं कर रहा, और आप पोर्टल पे चाह रहे हैं, पोर्टल एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो आपको ध्यान रखना है सिर्फ क्लास 11th और 12th के मार्क्स को मॉडरेट करना है, ऊपर नीचे करना है। 10th के मार्क्स को आप हाथ भी नहीं लगाएंगे, बिकॉज वो 10th का एक ऑथेंटिक ऑलरेडी मॉडरेटेड रिजल्ट गिवन है। तो जो भी चेंज करेंगे बोर्ड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो चेंज सिर्फ और सिर्फ किसमें होगा, 11th और 12th के अंदर, और वो रीज़न भी आप यहाँ मेंशन करेंगे कि कैसे आपने किया। देन प्रोसीडिंग्स ऑफ फाइनल मीटिंग ऑफ द रिजल्ट कमेटी, जो भी आरसी की हमारी फाइनल मीटिंग होगी उसकी आपने लिखना है आपने क्या क्या किया, लास्ट में क्या डिसाइड किया, अपलोडिंग के टाइम पे क्या क्या मेजर डिसीजन रहा, कोई क्या प्रॉब्लम आ रही थी, कैसे आपने इसको रिजॉल्व किया, वो सब चीज़ें। सो दिस इज टू सर्टिफाई कि यहाँ पे जो सारे मेंबर्स हैं, 2 एक्सटर्नल 2 इंटरनल, उन दोनों के टीचर्स के नेम, उनके स्कूल के नेम और प्रिंसिपल मैम के या सर के, उनके सिग्नेचर लेके आपको इस डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है। फाइन। एनेक्सर 3 में ये है इंटरनल मॉडरेशन ऑफ मार्क्स। जैसे मैंने कहा पिछली वीडियो में कि जो सब्जेक्ट वाइज है, अगर आपने सीबीएसई ने एक आपको डेटा दिया है कि जो आपने रेफरेंस ईयर सेलेक्ट किया 3 साल में से, जो कि आपका बेस्ट ऑफ बेस्ट रिजल्ट था, उसके अंदर 33 से कम मान लीजिए 1% के बच्चे थे, 33 से 50 19% बच्चे थे, 50 से 75 मान लीजिए 30% बच्चे थे, और 75 से 95 20%, एंड मोर देन 95 30%, ये उन्होंने दे दिया। और मान लीजिए इस साल यानी करंट ईयर में जो आपके बच्चे अभी बोर्ड के एग्जाम देने वाले थे वो है 200, तो 200 बच्चों का 1% जो होगा वो रहेगा कितना, 2 स्टूडेंट्स। 19% रहेगा आपका 38 स्टूडेंट्स, 19% ऑफ 200। सेम विथ 30% रहेगा 60 स्टूडेंट्स, 20% रहेगा 40 स्टूडेंट्स, और लास्ट 30% रहेगा 60 स्टूडेंट्स। ये मिला के कितने हो गए, 200 स्टूडेंट्स। अब आपने उस रेफरेंस ईयर में देखना है, मान लीजिए मैथ्स का एवरेज कितना आ रहा है, और वो एवरेज है मान लीजिए 62। ये कौन सा है, जो आपने खुद एक रिजल्ट प्रोड्यूस किया था बोर्ड में, सीबीएसई में जो बोर्ड के पेपर चेक हुए थे, 62 वाज द एवरेज ऑफ मैथमेटिक्स। हाउ वी कैलकुलेट एवरेज, टोटल ऑफ द मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसमें आप -5 +5 कर सकते हैं, यानी अगर -5 करेंगे तो 57 है और +5 करेंगे तो 67। ये आपका सब्जेक्ट वाइज एवरेज जा सकता है। सीबीएसई ने कहा कि यही मॉडरेशन होती है जो एक्चुअल भी करते आए हैं सीबीएसई। इसीलिए किसी के 95 मार्क्स आ रहे हैं मैथमेटिक्स अकाउंट्स में, आप चाहते हैं बच्चा बहुत अच्छा है, आपके सारी कैलकुलेशन के बाद 90 बन रहे हैं, बट ही डिजर्व मोर, देन यू कैन गेट 95 ऑल्सो। फाइन। इसी तरह से किसी के 92 93 बन रहे हैं, 98 99 पहुंचा सकते हैं। और हाँ, अगर 100 देना है तो वो देखना पड़ेगा कि आपके 100 आने की रेशियो क्या रही है पास्ट में। ऐसा ना हो आपने 10-15 ही 100 दे दिए, ऐसा भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फाइन। तो जो भी कोई आप यहाँ चढ़ाएंगे, रिजल्ट अपलोड करेंगे, वो सीबीएसई के ऑलरेडी जो पैरामीटर्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उसके हिसाब से पोर्टल एक्सेप्ट करेगा। और अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, then you have to do the moderation. Fine.
तो ये है हमारा एवरेज पॉलिसी जो आपसे डिस्कस कर लिया। देन एक्टिविटी, कुछ एक्टिविटी स्कूल करेगा, वो क्या क्या करेंगे। सबसे पहले वो कमेटी, ये डेट वाइज है, आपको मेंशन करना है कि 23 जून से, यानी आपको लगभग 6 दिन बचे हैं, इस 6 दिन में आपको कमेटी फॉर्म करनी है। आपको सब्जेक्ट वाइज मैक्सिमम मार्क्स लेने हैं, सब्जेक्ट्स जो ऑफर करता है स्कूल सब्जेक्ट वाइज। और फिर ये भी आइडेंटिफाई करना है कि किसी बच्चे ने 12th में आके कोई सब्जेक्ट चेंज तो नहीं कर लिया विद CBSE अप्रूवल, लाइक मैथ्स को छोड़ के उसने फैशन स्टडीज़ या IP ले लिया हो, कुछ भी, वो आपको देखना है, ये नोट करना है। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ द मार्क्स ऑफ 10th स्टूडेंट, अगर वो 10th उसने किसी और बोर्ड से पास किया, मान लीजिए जो बच्चा है अभी CBSE में है बट वो पहले दूसरे बोर्ड के थ्रू एग्जाम दे रहा था, वहाँ से उसके मार्क्स ऑब्टेन करने। बहुत टीडियस जॉब है, बहुत मेहनत होने वाली टीचर्स की, मैं कहना चाहूँगा हैट्स ऑफ। और जो बच्चे या टीचर्स या प्रिंसिपल देख रहे हैं, वी रियली सैल्यूट यू, क्योंकि ये जो प्रोसेस है सुनने में बहुत ईजी लग रहा है बट इट्स रियली अ बिग हेडेक। तो मैं मानता हूँ ये टीचर्स दे आर द रियल वॉरियर्स। जो प्रिंसिपल हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, मैनेजमेंट है, वो बच्चों के बेनिफिट के लिए कितना कर रहे हैं। तो सब बच्चों प्लीज़ हैव द ग्रैटिट्यूड एंड से थैंक्स टू ऑल योर टीचर्स, प्रिंसिपल्स, स्टाफ एंड मैनेजमेंट रिगार्डिंग दिस। इट्स अ बिग हेडेक। सो अवेलेबिलिटी ऑफ द मार्क्स ऑफ क्लास 11th, इफ स्टूडेंट हैज़ पास क्लास 11th फ्रॉम एनी अदर स्कूल, अगर कोई बच्चा 11th किसी और स्कूल से करके आपके स्कूल में आए तो पिछले स्कूल से उसके मार्क्स लेने पड़ेंगे आपको। तो ये सब 6 दिन में करना है, बहुत बड़ा टास्क है, आई नो टफ है बट आप सब कर लेंगे। देन फाइनलाइज करना है 30 जून तक एक रोड मैप जो कमेटी बनाएगी, और उसके बाद फाइनलाइजेशन ऑफ रिजल्ट आफ्टर मॉडरेशन, आपको जो +-5 करना था। और हाँ, आपको बता दूं जो स्कूल का एवरेज था, मान लीजिए अगर आपका एवरेज मैथ्स का 62 आ रहा है तो +2 कर सकते हैं, ये CBSE ने कहा है 64 एवरेज आ सकती है। तो एवरेज अगर 2 से बढ़ेगी, इसका मतलब आपके पास मोटा मोटा 400 नंबर, अगर 200 बच्चे हैं तो 400 मार्क्स बढ़ाने के ओवरऑल एग्रीगेट टोटल में आपको स्कोप है। तो अब आप उन सब बच्चों को बढ़ा सकते हैं जो बच्चे बहुत अच्छे थे या जो बच्चे पास नहीं हो रहे थे, उनको भी पास करने के लिए वो मॉडरेशन कर सकते हैं। एंड जो बोर्ड्स के जो बोर्ड में मार्क्स आपने फिल करने हैं, अपलोड करने हैं, वो उसकी डेट है 15 जुलाई, क्योंकि बोर्ड ने कहा है 31 जुलाई से पहले पहले हम लोग आपको रिजल्ट दे देंगे। इसका मतलब अपलोड आपको 15 जुलाई को करना है। और ये जितनी भी डेट्स मैंने आपको बताई है एक्टिविटी स्कूल के बिहाफ पे, वैसे ही डेट CBSE ने खुद भी अपनी बताई है कि हम आपको किस किस डेट पे क्या क्या चीज़ प्रोवाइड करेंगे। तो पहला, स्कूल वाइज, यानी आपको सब्जेक्ट वाइज स्कूल वाइज मार्क्स मिलेंगे। जो प्रीवियस बोर्ड एग्जाम है वो 28 जून तक, यानी जो हमारी वैसे भी देखी जाएगी तो काफ़ी हद तक 28 तक क्लैरिटी मिल जाएगी, तब तक आप अपना होमवर्क कर चुके होंगे। उसके बाद CBSE आपको 28 जून को देगी और आपकी डेट है 15 जुलाई। तो यू विल गेट द सफिशिएंट टाइम टू सी द रिजल्ट एंड टू कंपाइल ऑल दी अदर थिंग्स, फाइन। एंड देन जो पोर्टल होगा वो पोर्टल भी आपको 8 जुलाई को मिल जाएगा। तो 7 डेज़ का टाइम है आपको मार्क्स चलाने के लिए। तो 28 जून तक आपको सारे मार्क्स दे देगा सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि उससे पहले पहले आप अपना सारा कर चुके होंगे। और इवन द प्रैक्टिकल्स भी चल रहे हैं और प्रैक्टिकल्स के मार्क्स अपलोड करने की भी डेट्स CBSE 30 जून दे रखी है। तो कुछ डेट आपस में ओवरलैप क्लैश भी करेगी, इसलिए CBSE ने कहा है कि आप इसको लास्ट डेट तक मत वेट कीजिएगा, आप अपना होमवर्क पहले करके रखिए, ताकि जैसे ही CBSE अपने इन्फॉर्मेशन देगा आप उस पर काम करना शुरू कर सकते हैं। देन उसके बाद आती है अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्टल, हो गया 8 जुलाई। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट वो 31 जुलाई, बाय का मतलब 1-2 दिन पहले आसपास कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, स्कूल शुड नॉट वेट फॉर द लास्ट डे, प्लीज़ आप अपना काम करते रहिए। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास दे में कंप्लीट एक्टिविटी अर्लियर ऑल्सो, ताकि आप अपने हिसाब से कर लें। तो ये तो हमारे थे जो डॉक्यूमेंट्स हमें मेंटेन करने हैं। ये डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने के बाद अगर आप इनिशियल देखेंगे, जो सबसे पहले फर्स्ट हम डॉक्यूमेंट डिस्कस किया था, उसमें कुछ खास बातें हैं, वो हम देख लेते हैं जल्दी क्या क्या उन्होंने बात कही है। लगभग अगर हम देखें, स्टार्टिंग उन्होंने करा है बैकग्राउंड से। CBSE ने बैकग्राउंड से डिस्कस किया है कि यहाँ हम लाखों बच्चों की हेल्थ सेफ्टी की वजह से ये डिसीजन ले रहे हैं। बिकॉज आपको पता है कि जो एडवोकेट ममता शर्मा जी हैं, उन्होंने एक रिट पिटिशन फाइल की थी CBSE और ICSE के कि भाई कैसे आप बोर्ड बच्चों को देंगे, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बताइए। तो उन सब की डिस्कशन के बाद ये निकला है और CBSE ने कहा है कि यस, हम चाहते हैं बच्चों की सेफ्टी और उनकी हेल्थ पहले है, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। सेकंड पैराग्राफ में CBSE ने कहा कि हमारे सामने चैलेंज क्या क्या थे जब वो इस पॉलिसी को बना रहे थे, क्या क्या उनको चैलेंज थे कि जो एक्चुअल रिजल्ट आता है बोर्ड के एग्जाम देने के बाद और जो रिजल्ट इससे बनेगा, नेचुरली उसमें डिस्पैरिटी तो रहेगी, इतना एक्यूरेट इतना नहीं निकल सकता, बट फिर भी हमने ऐसे पैरामीटर्स लगाए हैं जहाँ पर कि एक वैलिड रिजल्ट आए, एक फेयर रिजल्ट आए
रिलायबल हो और अनबायस्ड हो। ये सीबीएसई की पूरी पूरी कोशिश है। और चाहे अगर देखिए ना, इस सिचुएशन में अगर आप भी होते, आपको भी अगर चांस दिया जाता, मौका दिया जाता, तो इससे बढ़िया आप नहीं कर सकते थे। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हमें देखना चाहिए एक मजबूरी जो सभी के साथ है, क्योंकि सीबीएसई इज़ नॉट गॉड, भगवान नहीं है। दे आर डूइंग देयर बेस्ट फॉर योर वॉट्स, ठीक है ना। और आपके टीचर्स, जो हमारे टीचर्स हैं, स्कूल्स हैं, वो कितने एफर्ट कर रहे हैं वो आप देखिए। यानी सेशन खत्म होने के बाद भी अभी वो आप लोगों के बच्चों के लिए बेटरमेंट के लिए लगे हुए हैं। देन थर्ड पैराग्राफ था मोड ऑफ असेसमेंट, यानी हम असेसमेंट कैसे करेंगे इसके बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले बात आई क्या कि क्या 12th में हम यूनिट टेस्ट को लें, क्या हम मिड टर्म को लें, क्या हम प्री बोर्ड को लें। हो सकता है कुछ यूनिट टेस्ट बच्चों ने ना दिया हो सकता है बच्चों ने प्री बोर्ड एग्जाम मिस कर दिया हो सकता है प्री बोर्ड वाले दिन तबीयत खराब हो गई हो सकता है उसका मन ना किया हो कि चलो ये तो स्कूल की एग्जाम है। बिकॉज आप भी जानते हैं बोर्ड की जो इंपॉर्टेंस है वो अलग हो जाती है, और कई बार इंटरनल एग्जाम में कुछ बच्चे, सभी नहीं, कुछ बच्चे 5-10% बच्चे लाइटली ले लेते हैं। तो अब ये ऐसा मेथड इवॉल्व करना था कि भाई ऐसा करें कि सिर्फ 12th के बेस पर करेंगे तो ये तो बात गलत हो जाएगी, इसलिए 12th के बेस में हमने सिर्फ 40% रखा। फिर हमने कहा और क्या हो सकता है कि अगर हम 12th पे नहीं डिपेंड कर सकते तो और कौन से रिजल्ट पे कंपेयर करें, या तो हमने कहा कि चलो ठीक है अब 11th को बेस मान लेते हैं, बिकॉज ये सारी बातें गई हैं, अगर सिर्फ 12th के बेस पे करते तो बच्चे कहीं ना कहीं सफ़र करते। तो सेकेंड हमने कहा कि चलिए 10th को भी कंसिडर कर लेते हैं, बिकॉज 10th एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पर कि बोर्ड एग्ज़ाम बिल्कुल फेयर सिचुएशन हुए थे, कोई जो कोविड-19 नहीं था, कोई पैनिक स्टेज नहीं थी, बहुत अच्छे ढंग से तैयारी करके उन्होंने दिया, तो 10th के भी मार्क्स ले लेते हैं। बट बात फिर यही आई कि 10th के अंदर भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, मान लीजिए सोशल साइंस है, हिंदी, इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज अदर, कि बच्चे का मन ही नहीं है पढ़ने का, और हो सकता है कि जो 10th में सब्जेक्ट पढ़े वो 11th में सब्जेक्ट सेम तो होंगे नहीं, तो कैसे हम मैच कर सकते हैं, इसलिए उसको भी 30% वेटेज दी गई है। और यहाँ भी एक और आपके फेवर में बात कर दी गई कि 5 सब्जेक्ट में से सिर्फ 3 टॉप के सब्जेक्ट लेंगे उसका एवरेज, और यही एवरेज आपके 6 सब्जेक्ट के साथ भी लगा देंगे इन केस इफ़ यू हैव योर 6 सब्जेक्ट। तो हर पहलू पे सीबीएसई ने ये ध्यान रखा है। और इसके बाद 11th क्लास का भी क्यों कंसिडर किया गया कि मान लीजिए 11th क्लास के अंदर कि जो लेटेस्ट अभी ताज़ा आपने एग्ज़ाम दिए हैं वो हमारे मार्च में पेंडेमिक सिचुएशन से पहले ही कई स्कूलों ने एग्ज़ाम ले लिए थे, यानी वो नॉर्मल सिचुएशन में ले चुके थे। बट एक बात ये आती है कि ठीक है नॉर्मल सिचुएशन में लिए, क्या आप समझते हैं उस टाइम पे बच्चे बहुत सिंसियर होंगे, क्योंकि कुछ स्कूल्स ने ऑफलाइन लिए, कुछ ने ऑनलाइन भी लिए फाइनल के एग्जाम 11th के, ऐसा नहीं है, और अलग अलग जगह पे अलग अलग ग्राउंड रियलिटी अलग थी। तो हम सबको एट पार नहीं मान सकते कि हर जगह पूरी सिंसियरिटी के साथ, या बच्चों ने विदाउट चीटिंग दिए होंगे ऑनलाइन, ये भी नहीं मान सकते। तो सारे फैक्टर्स हैं, बट इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में वो वाली बात नहीं लिखी गई है, क्योंकि वो आप समझदार है कि क्या कहना चाहते हैं, इसीलिए सिर्फ 30% इसको भी हमने इंपॉर्टेंस दी है। तो यहाँ पर ये 2-3 बातें हैं जो 10th, 11th, 12th का, और ये ध्यान रखिएगा जब भी मॉडरेशन करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे हम लोग, ओनली 11th और 12th के मार्क्स, यानी 10th के मार्क्स को मॉडरेट नहीं करेंगे, बढ़ाएंगे, कम नहीं करेंगे। तो ये कुल मिला के कंक्लूजन है कि अब जो हमें करना है 10th को 30%, 11th को 30% और 12th का हमारा 40% है। और अगर आपके इन सबको मार्क्स हमें 100 में से ही देंगे, यानी जो आपके प्रैक्टिकल्स है किसी में 20 मार्क्स का और पेंटिंग के अंदर आपका 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल हो रहा है मान लीजिए, तो रिस्पेक्टिवली सबके ऐड करके मार्क्स आपको हम 100 में ही देंगे। और ये आपका प्रोसीजर है जो आपको टेबल कि अगर आपका मार्क्स 80 मार्क्स का पेपर है, से फॉर एग्जांपल अकाउंट्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बीएस, तो 20 का प्रैक्टिकल रहेगा, आपका 100 हो जाएगा। सिमिलरली अगर 70 का थ्योरी का पेपर है तो 30 आपके इंटरनल असेसमेंट में लगेंगे, और लास्ट अगर 30 का थ्योरी का है फॉर एग्जांपल पेंटिंग, तो 70 मार्क्स आपको किस में लग जाएंगे, प्रैक्टिकल में, एंड सो ऑन। तो इस तरह से सीबीएसई ने बहुत मेहनत के साथ ये क्राइटेरिया निकाला है। और आई थिंक इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी रहती है तो सिटी कोऑर्डिनेटर है, सीबीएसई ने ईमेल आईडी दे रखा है, और बीच बीच में हमारे वेबिनार्स होंगे, वो वेबिनार्स भी आप अटेंड कर सकते हैं, और उनमें उसके अंदर आप अपने FAQ पूछ सकते हैं। कुछ बच्चों का पूछना था कि अगर मान लीजिए मैं इस रिजल्ट से खुश नहीं होता हूं तो क्या मैं सारे पेपर मुझे दोबारा देने पड़ेंगे? नहीं, सीबीएसई ने मेन एग्जामिनेशन लेंगी कोई मेन कोर सब्जेक्ट का, उसी में ही आप अपीयर कर सकते हैं और उसका रिजल्ट फाइनल माना जाएगा, फिर जो पिछला रिजल्ट है वो नहीं माना जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इस तरह से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है कि अगर आपका 80 मार्क्स का पेपर है तो अगर 10th में 80 मार्क्स का था तो 30% आपने 24 मार्क्स हो गए, 11th में 80 का हुआ तो भी 24, और 40 है तो 32 मार्क्स, और 20 नंबर आपके किसके हैं, प्रैक्टिकल के। तो अगर आप देखेंगे 12th मार्क्स में, 12th क्लास के अंदर आपके टोटल मार्क्स हैं 52। कैसे? 32 मार्क्स आपके
40% और 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट, तो कुल मिला के 52 मार्क्स आपके टोटल बनते हैं 100 मार्क्स, यानी मोर देन 50% इज ऑफ 12। तो बहुत सोच समझ के ये क्राइटेरिया बनाया गया है। और बाकी इसके बाद जितने भी पॉइंट्स हैं वो ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ अपनी वीडियो नंबर 1 के अंदर। तो प्लीज़ वीडियो नंबर 1 भी आप देख लीजिएगा, और इनकेस अगर लगता है कोई क्वेरी है आपकी और आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसके लिए भी मैं जल्द से जल्द एक अच्छा वीडियो लेके आऊँगा, या फिर कोशिश करके कमेंट बॉक्स में आपको आंसर दे दूँगा। यहाँ पर बस एक दो बातें हैं जो नहीं हैं, वो क्या कि मान लीजिए कोई ऐसा स्कूल है जो किसी कैटेगरी को बिलोंग नहीं करता, उसके पास कोई प्रीवियस है नहीं, वो किसी और बोर्ड का है, तो CBSE ने कहा है ठीक है आप अपने उस बोर्ड का ही रिजल्ट ले लीजिए, पिछले बोर्ड का, लेकिन विच डू नॉट बिलोंग टू एनी स्पेसिफिक ग्रुप, तो वो जो बोर्ड है वो अपनी तरफ से कोई डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट का या नेशनल एवरेज आपको प्रोवाइड करेगा। और अगर आप किसी ग्रुप से हैं तो वो स्कूल विल बी शोन द डेटा ऑफ द पर्टिकुलर ग्रुप आपको दिया जाएगा, ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर कर लीजिए। एंड ये बात थी थर्ड कि किसी और बोर्ड से आप CBSE में आए हैं तो आप अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड का रिजल्ट आप लगा सकते हैं। जहाँ पर किसी स्कूल में 10 या 10 से कम बच्चे हैं किसी स्कूल में मान लीजिए, तो आपको सब्जेक्ट वाइज एवरेज की जरूरत नहीं है, आपको ओवरऑल एवरेज मेंटेन करना है जो रेफरेंस ईयर या जो पर्टिकुलर ईयर CBSE आपको देगा। तो लेस देन 10 स्टूडेंट्स में आपको सब्जेक्ट वाइज एवरेज मेंटेन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देन मार्क्स obtained by the student of the school in subject in previous board examination have been taken for the purpose of internal moderation। क्या रीज़न है? ताकि उसकी खुद की परफॉर्मेंस के ऊपर बेस हो वो। फाइन, और ये सारी बातें हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपके पास मोर देन 5 सब्जेक्ट्स है तो बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स का एवरेज उसके साथ लग जाएगा। कोई न्यू सब्जेक्ट हुज एग्जामिनेशन वाज टू बी कंडक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2021, इसका भी जो है बेस्ट 3 के, कोई नया सब्जेक्ट है तो उसका भी बेस्ट ऑफ 3 का एवरेज ही उसके साथ लगेगा। और अगर मान लीजिए किसी और स्टूडेंट्स के साथ किसी और जो है बोर्ड में स्टूडेंट हुआ पास 10 फ्रॉम एनी अदर बोर्ड, तो वाइल रिकॉर्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ 10 उसको पिछले स्कूल को पिछले रिजल्ट लेके फिर उसको CBSE को बताना पड़ेगा। सो सम स्टूडेंट्स हुआ पास 10 फ्रॉम अदर बोर्ड, देन CBSE marks of 10th of such students are not available with CBSE. Accordingly, schools where such students are studying will upload the marks of such student on the board link. वो स्कूल को खुद अरेंज करके करना पड़ेगा, उसके लिए आपको 6 days दिए गए। Also, while uploading the marks, schools will ensure that maximum marks in each subject are similar to CBSE. तो ये सारी बात है, और लास्ट में आपको सारे रिकॉर्ड सेफ रखने हैं। CBSE कोई भी चेकिंग के लिए अपनी कमेटी भेज सकती है, वेरीफाई करा सकती है डॉक्यूमेंट्स, तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा लीजिएगा। और अगर आपने नहीं फॉलो किया तो फिर वो स्कूल डिसएफिलिएट हो सकता है, फाइनेंशियल पेनल्टी लग सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और एक बार डाटा चढ़ गया तो फाइनल होगा, उसके बाद कोई चेंज नहीं हो सकता। फाइन, तो ये था सारा जो कंटेंट हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। आई होप ये हमारे एफर्ट्स आपको अच्छे लग रहे हैं। तो अगर अच्छे लगे और आगे भी आप चाहते हैं कि इस तरह का कंटेंट शेयर करते रहें, तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब, और आगे मिलते हैं बहुत ही जल्दी अच्छे वीडियो के साथ। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द टीचर्स, प्रिंसिपल्स एंड द कमेटी for the fabulous result which you are going to prepare for our young kids. So thank you all. God bless you.